कितने टीम मेंबर्स आज आपके साथ ये विजिट पर हैं? पंजाब विजिट पर हम 30 है, उसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। क्या मन में आया कि पूरे पंजाब में विजिट किया जाए? बहुजन समाज को समृद्ध बनाने के लिए, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का जो रास्ता है बहुजन मूवमेंट, और उस रास्ते का जो एक हिसाब से मास्टर है वो मान्यवर साहब कांसी राम जी है। और हम नेपाल में बहुजन मूवमेंट को अच्छा बनाना चाह रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि बहुजन मिशन संसार में कहीं भी चले, और वहाँ पर शुरुआत करने के लिए जो मूल मंत्र है वो पंजाब से लेना ही पड़ेगा। हम पंजाब में आकर के गुरु रविदास जी को समझना चाह रहे हैं, और ज़्यादा मान्यवर साहब कांसी राम जी को भी और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को भी यहाँ से समझेंगे, बुझेंगे, और फिर हम अपने जीवन में, अपने मिशन में इसको प्रयोग करेंगे। अभी का जो समय है, अभी भी फर्स्ट नंबर पर मेरे हिसाब से कांसीराम साहब का जो कर्म क्षेत्र रहा उत्तर प्रदेश, वहाँ पे ही है, और उसके बाद मेरे ख्याल से ये पंजाब है। तो इंडिया के अंदर में समृद्धि के हिसाब से पंजाब सबसे आगे है बहुजन समाज में। बुद्ध से लेकर के कांसीराम साहब तक जितने भी महापुरुष हुए, सभी के विचार एक ही है, सब एक ही रास्ते पर काम किए हैं, और अब आगे जो भी काम हो रहा है वो उसी तथागत बुद्ध के विचार को, गुरु रविदास जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। जब अच्छे लोग चुप रहते हैं और जो बुरे लोग होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसी समस्या आ जाती है। भारत में मनुवाद और जाति पाति सिस्टम ये हमारा नुकसान कर रहा है। नेपाल में भी ऐसी व्यवस्था है? तो एक भारतवर्ष का था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग थे, तो उस सभ्यता में जहाँ जहाँ ब्राह्मण लोग गए, जहाँ जहाँ अपना सिस्टम फिट किए, जहाँ वो बस गए, वहाँ सभी जगह ये कीड़ा फिट हो गया जातिवाद का। संदेश पंजाब में सब औरतों को क्या देना चाहते हैं आप? हम यही कहते हैं कि आप सब मिशन चलाते हैं तो वो मिशन हम की भी बताइए, हम सब कैसे चले नेपाल में मिशन लेकर। बहुत हमरा खुशी लग रहा है कि हम आए हैं इंडिया में वही मिशन जानने के लिए। जैसे अब देखते हैं मायावती जी के तो बहुत प्रकट होते कि हम कैसे बने वैसे नेपाल में। जी, जैसे कि आज दिवाली का दिन है, पूरे भारत में दिवाली का त्यौहार बड़ा धूमधाम से मना, आपको नहीं लगता था कि हम भी अभी दिवाली के बाद जाएं, हम भी बच्चों के साथ ऐसा एंजॉय करें? नहीं, हम पहले से बुझ सके कि हम भीम के बेटी है ऐसे कहकर, और भीम मिशन लेके हम चलेंगे। हमरा वो धर्म प्रति से नहीं मतलब नहीं है। तुसी देख रहे हो जी SB लेकांछी TV, स्वागत है जी। जय गुरुदेव, जय भीम। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। भाई साहब, आप नेपाल से चले हैं। इनका जो राजनीतिक पार्टी है बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेशनल प्रेसिडेंट ने इस समय मेरे साथ हरिनंदन कुमार रंजन जी, और समूची टीम है, हमारी बहनें भी हैं, अम्मा भी है, बच्चे भी हैं, सभी पूरी टीम इस समय आप देख रहे हैं। और पंजाब से भी स्वागत करने के लिए भी हमारी टीम, जहां अम्बेडकराइड लोग वहां पहुंचे थे, फगवाड़ा रेलवे स्टेशन पर फूल गले में डालकर, हाथ में फूलों का गुलदस्ता देखकर इनको जी आया आखा है, बोला है, वेलकम किया है। और हम कांछी TV पूरी टीम से भी आपको वेलकम आते हैं, और जय भीम, जय भारत, सबका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद कांसी टेलीविज़न और जितने भी अम्बेडकराइट लोग हैं पंजाब में और जो इस टीम से जुड़े हुए हैं। आज हमारे इस नेपाली टीम को दिल से स्वागत किया, इसके लिए सारे बंधुओं को, सारे मित्रों को मेरे तरफ से, पार्टी के तरफ से, हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और आप कांसी टेलीविज़न को, सारे टीम मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज कितने टीम मेंबर्स आज आपके साथ ये विजिट पर हैं? पंजाब विजिट पर हम 30 है, उसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, और लेडीज जेंट्स सब मिला करके 30 लोग हैं हम। 30 पंजाब में आए हैं। सबसे पहले तो पंजाब की हवा, पानी, जहाँ का कॉमेडी मजाक,
तो आज सरसों का साग और मक्की की रोटी खाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रेम है, सद्भाव है, भाईचारा है, और प्रेम से कुछ भी सही है। क्या बात है। और क्या मन में आया कि पूरे पंजाब में विजिट किया जाए, दौरा किया जाए, सबको देखा जाए? बात ऐसा है कि जिस सब्जेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं नेपाल में, खास करके बहुजन मूवमेंट पर, मूल निवासी मूवमेंट पर, तो बहुजन और मूल निवासी का जो एक कारवा है तो ज़्यादा इंडिया से रिलेटेड है, और बहुजन समाज को समृद्ध बनाने के लिए, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का जो रास्ता है बहुजन मूवमेंट, और उस रास्ते का जो एक हिसाब से मास्टर है वो मान्यवर साहब कांसीराम जी है। और हम नेपाल में बहुजन मूवमेंट को अच्छा बनाना चाह रहे हैं, और जहाँ बहुजन समाज का बात होता है, जहाँ वर्ण व्यवस्था के खत्मा का बात होती है, जहाँ पे मनुवाद की समाप्ति की बात होती है, या जो वंचित समाज है उसके हक हित और हकूक़ की रक्षा की बात होती है, वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे अभी आधुनिक समय में बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मान्यवर साहब कांसीराम जी है। तो हमने सोचा कि मान्यवर साहब कांसीराम जी का जन्म स्थान जो पंजाब है, बहुत पवित्र भूमि है, वैसे उधम सिंह जैसे हमारे शहीद भी यहीं के, भगत सिंह भी यहीं से है, तो बहुत सारे क्रांतिकारी इतिहास जो है पंजाब से जुड़ा हुआ है, जो बहुजन मिशन के लिए बहुत लाभदायक है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुजन मिशन संसार में कहीं भी चले, और वहाँ पर शुरुआत करने के लिए जो मूल मंत्र है वो पंजाब से लेना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से पंजाब की मिट्टी को सलाम करने के लिए हम नेपाल से आए हैं, और सीखना चाह रहे हैं कि किस हिसाब से मान्यवर कांसीराम साहब यहाँ पर जन्मे और पूरी इंडिया के अन्य प्रांतों में जा कर के बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का रास्ता दिखाया। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, उनका जो विचार है अभी वर्ल्ड वाइड हो गया है, और हम लोग ये समझ रहे हैं कि मान्यवर साहब कांसीराम के रास्ते पर चल कर के ही नेपाल के मूल निवासियों को आज़ाद कराया जा सकता है। तो उस आज़ादी के आंदोलन में हम इस मिट्टी को देखने के लिए, इस मिट्टी को समझने के लिए, जहाँ पर साहब जी, जहाँ पे सतगुरु रविदास जी महाराज जो बेगमपुरा के बात किए हुए हैं, तो उनका भी कर्म क्षेत्र पंजाब, सबसे ज़्यादा समय उन्होंने पंजाब में दिया, और यहाँ से गुरु रविदास जी का जो मिशन है वो भी पूरी दुनिया में जा रही है। तो हम क्यों ना समझे इसको बिना समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हम पंजाब में आकर के गुरु रविदास जी को समझना चाह रहे हैं, और ज़्यादा मान्यवर साहब कांसीराम जी को भी और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को भी यहाँ से समझेंगे, बुझेंगे, और फिर हम अपने जीवन में, अपने मिशन में इसको प्रयोग करेंगे। इस उद्देश्य से, मेन उद्देश्य यही है हमारी विजिट का। ये जो आज का जो मिशन है, ये अकेला पंजाब में विजिट करने का या पूरे भारत में? नहीं, अभी तो हम पंजाब के लिए ही आए हैं, लेकिन हमारा विजिट और महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित जगहों पर भी कई बार हुआ है, और अन्य स्टेट में जो भी मूवमेंट चलती है हम वहाँ जाकर के समझने की कोशिश करते हैं, और सभी जगह जहाँ भी अम्बेडकराइट लोग हैं हम वहाँ जाने के प्रयास में रहते हैं, ताकि वहाँ से कुछ समझ सके, बुझ सके, और इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि भाई जो कारवा है उसको आगे बढ़ाने के लिए मदद करना चाहिए, तो हम एक हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर के, तथागत बुद्ध के उस विचार को, गुरु रविदास जी के उस विचार को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें लिखित रूप से दिया, और कांसीराम साहब ने जिसको व्यवहारिक प्रयोग करके दिखाया, उसको हम अब अलग कंट्री में, जो हमारी कंट्री है, जहाँ के हम मूल निवासी हैं नेपाल, वहाँ पे भी इस बात को सही साबित करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी जितनी भी स्थान है इंडिया में हो या नेपाल में हो, हम कोशिश करते रहते हैं कि वहाँ से जा कर के कुछ समझे। लेकिन अभी का जो विजिट है वो स्पेशल पंजाब का है। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के हिसाब से भारत ही आगे है, और भारत में खास करके यूपी में तो 4 बार सरकार बन गई, कांसीराम साहब का प्रयास रहा, और दूसरी स्टेट में भी पार्टी के हिसाब से भी, बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से भी बहुत सारे स्टेट में भी उनका अभी भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ पे एक असेंबली में। तो अभी का जो समय है, अभी भी फर्स्ट नंबर पर मेरे हिसाब से कांसीराम साहब का जो कर्म क्षेत्र रहा उत्तर प्रदेश, वहाँ पे ही है, और उसके बाद मेरे ख्याल से ये पंजाब है। पंजाब में सीटें जितनी भी हो या कुछ स्थिति गड़बड़ है, लेकिन विचार के हिसाब से यहाँ पे गुरु रविदास जी का जो विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर या कांसीराम साहब का, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और आने वाले समय में मैं जो सोच रहा हूँ कि पंजाब भी बहुत अच्छा कर सकता है इस बहुजन सरकार को स्थापित करने में। तो इंडिया के अंदर में समृद्धि के हिसाब से पंजाब सबसे आगे है बहुजन समाज में। अच्छा। पंजाब, जहाँ तक मेरा अनुभव है, और राजसत्ता के हिसाब से उत्तर प्रदेश आगे है, और आने वाले दिन में इंडिया में बहुजन समाज आगे हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ।
जन्म पंजाब में हुआ था, राज भाग जो लिया साहिब श्री कांचीराम ने वो यूपी में कामयाब हुए, ऐसा महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं, सही बात है। वो जैसे नेपाल में जन्मे बुद्ध पूरा एशिया को प्रकाशित कर दिया, उसी प्रकार हमारे कांशीराम साहब जी का जन्म तो पंजाब में हुआ, लेकिन उन्होंने यूपी में उस गद्दी को प्राप्त करके बहुजन समाज को एक रास्ता दिखाया। जो महापुरुषों की विचारधारा है, जैसे संत रविदास जी, संत कबीर जी, तथागत बुद्ध जी, और आगे रहबर बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी, और कैसे मानते हैं, एक ही विचारधारा है या अलग अलग है? एक ही विचारधारा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। गुरु रविदास जी, तथागत बुद्ध इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ उनका संघर्ष रहा है। गुरु रविदास जी भी 4 वर्णों के खिलाफ, या जो पंडित पुरोहितवाद है उनके खिलाफ उनका संघर्ष है। समाज को एकजुटता करने के लिए वही संघर्ष। इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में भी दर्ज कर दिया कि पूरे मतलब कोई जाति पाति का हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकता, सभी को बराबर रहना है, इस देश के नागरिक को सब समान अधिकार है। और उनका जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है उसमें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से भी ये कह दिया कि भाई समाज में जितनी भी बुराइयां है, समाज में जो कमी कमजोरी है, उसका मेन जड़, प्रमुख जड़ वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था का खिलाफ बुद्ध ने भी किया, वर्ण व्यवस्था का खिलाफ ज्योतिराव फुले ने भी किया, वर्ण व्यवस्था का खिलाफ हमारे गुरु रविदास जी ने भी अपने मिशन को आगे बढ़ाए। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने तो लिखित दस्तावेज के हिसाब से उसको नकार दिए। और जो गुरु रविदास जी का विचार बेगमपुरा बसाने का, या छोट बड़ सब सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन, गुरु रविदास जी के जो बानी है उसको कांशीराम साहब ने भी फॉलो करके उसी चीज़ को उन्होंने राज व्यवस्था, मतलब ऐसा राज चाहिए, उन्होंने जो कहा कि जो सब बराबर होना चाहिए। तो जब कांशीराम साहब उसको पॉलिटिकल रूप से आगे लेकर गए और उत्तर प्रदेश में जब अपना राज व्यवस्था आया, तो उस समय अगर हम देखें तो सचमुच में सभी कास्ट के लोग या सभी समाज के लोग एक जैसा बनने का सिलसिला शुरू हो गया था। जिसके पास ज़मीन नहीं था उनको ज़मीन मिल रहा था, जिसके पास सुरक्षा नहीं थी वो सुरक्षा प्राप्त कर रहे थे, महिलाओं को हक अधिकार समान मिल रही थी। तो उस रास्ते पर हमें बुद्ध से लेकर के कांशीराम साहब तक जितने भी महापुरुष हुए सभी के विचार एक ही है, सब एक ही रास्ते पर काम किए हैं। और अब आगे जो भी काम हो रहा है वो उसी तथागत बुद्ध के विचार को, गुरु रविदास जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। हम सबको मिल करके वही करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर तुम इस कारवा को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो कम से कम पीछे मत धकेलना। अगर इस बात को कोई नहीं समझता है कि सबके विचारधारा एक ही है और मानवता स्थापित करना है, बेगमपुरा बसाना है, अगर इस बात को नहीं समझता और अलग अलग बांट कर देखना चाहता है तो क्लियर रूप से वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है उसको पीछे धकेलने का काम कर रहा है। तो जो इस बात को समझ रहा है कि नहीं सबका मिशन एक है, सबके विचार एक है, तो उनको आगे आ करके नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करके पॉजिटिव के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और हमको यही समझना चाहिए एक शब्द में कि बुद्ध से लेकर के कांशीराम साहब तक का एक ही विचार है, एक ही रास्ता है और सबको उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक ही विचारधारा है, महापुरुष अलग अलग थे, विचारधारा एक ही है। लेकिन जब भारत में लोगों ने महापुरुष अलग अलग है, उनके नाम पर अलग अलग सोसाइटीज़ बनाकर एक दूसरे के खिलाफ भी ऐसा कुछ जंग, ऐसा कुछ विचार शुरू कर दिए हैं जो अच्छे नहीं हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपने बोला कि एक ही विचारधारा एक जगह अगर इकट्ठे होंगे तभी बात बनेगी। नहीं, ऐसा है, इसको जब अच्छे लोग चुप रहते हैं और जो बुरे लोग होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो ऐसी समस्या आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ जो काउंटर मूवमेंट होता है, अभी जो नेपाल में या इंडिया में या जहाँ भी वर्ण व्यवस्था की समस्या है, जातियों के आधार पर लोगों को दबाया जाता है, वंचित किया जाता है, तमाम जगह पर जो मूवमेंट चल रही है उसको दबाने के लिए काउंटर मूवमेंट भी जारी है। काउंटर मूवमेंट मतलब हर चीज़ को मनुवादी लोग अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। और जब हम एकजुट होने लगते हैं तो हम हमारे अंदर में कैसे फूट डालें ताकि हम यूनाइट ना हो सके, हम उस चीज़ को पकड़ ना सके, तो उनके लोगों के द्वारा हमारे लोगों के अंदर में विभिन्न प्रकार के जो विचारधारा के हिसाब से हो अथवा गलत भ्रांतियाँ फैला करके हो, उनके दिमाग में गलत चीज़ सेट करके हो, महापुरुषों को अलग दिखाने की कोशिश किया जाता है। जैसे गुरु रविदास जी को सबसे ज़्यादा
गुरु रविदास जी को लोग ये मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके जो वाक्य है या उनके जो संदेश है उनको ऐसे बता दिया करते हैं लोग कि ये तो मनुवादी के हिसाब से है, ये तो राम को मानते थे, तो कृष्ण को मानते थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। जैसे एक समय, जिस समय गुरु रविदास जी संघर्ष कर रहे थे या समाज को संदेश दे रहे थे, उसके बाद में हमारे समाज के ऊपर कितना भयानक दुर्घटना हुई है। मनुवादियों के द्वारा कत्लेआम हुआ, मनुवादियों के द्वारा हमारे इतिहास को नष्ट किया गया। उसके बाद में लिखने का, बोलने का, पढ़ने का अधिकार सिर्फ अपने तक मनुवादी लोगों ने अपने तक सीमित कर लिया। हमारे पूर्वजों को तो उसके हिसाब से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो जिसके हाथ में कलम था उस समय, उसने अपना इतिहास अपना हिसाब से लिख लिया। और हमारे महापुरुष सद्गुरु रविदास जी महाराज इतने बड़ा पराक्रमी हुए, इतने विद्वान हुए कि बहुत सारे चीज़ उनके नष्ट करने के बाद में भी सब चीज़ नष्ट नहीं कर पाए वो लोग। तो कुछ मिलावट कर दिए, उनके बानियों में कुछ मिलावट कर दिया गया। तो उस मिलावट के हिसाब से ऐसा लगता है कभी कभी गुरु रविदास जी ऐसे करें। जो हम अब अगर हम समझे कि गुरु रविदास जी एक तरफ कहते हैं कि 4 वेद करे खंडोती ते जन रविदास दंडोती, जो ब्राह्मण के द्वारा लिखा हुआ चारों वेद है उसका जो खंडन करता है वही सचमुच में गुरु रविदास जी को मानते हैं। तो एक और जब 4 वेद का खंडन कर दिया तो मनुवादियों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ वही है। जब 4 वेद को जो खंडन कर देता है वो राम को कैसे मानेंगे, वो कृष्ण के हिसाब से कैसे चलेंगे। तो एक ही महापुरुष मतलब 2 धार के बात नहीं कर सकते जी। लेकिन लोग उसको समझाते हैं कि ये तो राम के बात करते हैं, ये तो हाँ राम के बात किए है उन्होंने क्या कहा कि तात हमारे राम जी दशरथ के सुतना है, जो दशरथ का बेटा राम है जिसको हम लोग भगवान मानते हैं या मनुवादी लोग मानते हैं। तो क्लियर कह दिया कि भाई वो हमारे राम नहीं है। लेकिन लोग इसमें इसलिए पैदा करते हैं कि अगर आप देखेंगे तो गुरु रविदास जी को मानने वाले या उनके वंशज कहे या उनके जो लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष का मतलब मैं इंगित कर रहा हूँ पूरा नेपाल भी उसमें होता है और भूटान वगैरह सब, तो पूरे भारतवर्ष में गुरु रविदास जी को मानने वाले लोगों की जो संख्या है वो सिंगल एक वंश के हिसाब से सबसे ज़्यादा है जी। तो गुरु रविदास जी को मनुवादी धार में तानने का प्रयास तो मनुवादी लोग करेंगे, क्योंकि उसमें से अगर कुछ % भी अगर टुकड़ा हो जाता है या फूट जाता है तो फिर यहाँ के जो भौगोलिक राजनीति है या पॉलिटिकल हिसाब से जो सत्ता प्राप्ति करने की तरीका है तो उसमें फिर दरार आ जाएगी। जब हम अलग हो जाएंगे, हम अपने समाज से ही अलग हो जाएंगे तो फिर उनको सहज हो जाएगा इस जो व्यवस्था है उसको कायम बनाए रखने के लिए। तो ये समय है, ज़रूरी है कि इस बात को हम समझे कि हम में जो महापुरुष है वो अलग है, उनका समय अलग हो सकता है, उनके प्रचार करने के तरीका अलग है, समय के हिसाब से अलग अलग संघर्ष हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि महापुरुष अलग है तो विचार अलग है, कोई किसी नाम पे कोई किसी नाम पे, सब चीज़ को एक करके, सब महापुरुष के विचार को एक करके अभी का समय है यूनाइट होने का और इस देश में जो हमारी खोई हुई विरासत है उसको पुनः प्राप्त करने की। जैसे भारत में मनुवाद और जाति पाति सिस्टम ये हमारा नुकसान कर रहा है, नेपाल में भी ऐसी व्यवस्था है? बिल्कुल है, सेम है। ये नेपाल, भारत, ये सब जब वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई करीब बुद्ध से पहले है ना, जाति मतलब जो जब आर्य लोग यहाँ पे एंट्री किए भारतवर्ष में, उस समय बहुत संघर्ष के बाद हमारे पूर्वज और उनके लोगों के बीच में संघर्ष हुआ जिसको देवासुर संग्राम के नाम से बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। तो उस संघर्ष के दौरान जब जातियाँ बनी तो उस समय कोई अलग ये देश नहीं था कि ऐसा मतलब, तो एक भारतवर्ष का था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग थे। तो उस सभ्यता में जहाँ जहाँ ब्राह्मण लोग गए, जहाँ जहाँ अपना सिस्टम फिट किए, जहाँ वो बस गए वहाँ सभी जगह ये कीड़ा फिट हो गया जातिवाद का, वर्ण व्यवस्था का। तो जहाँ पे जातिवाद है वहाँ पे विभेद है, वहाँ पे गैर बराबरी है। तो नेपाल और इंडिया में कोई अंतर नहीं है। हाँ, नेपाल अभी का जो इंडिया है यहाँ पे जातिवाद का जन्म हुआ है, जिसका असर यहाँ के लोग जब वहाँ पर चले गए भाग करके, मुगल का आक्रमण हुआ और कई आक्रमणें हुई यहाँ पे, तो उसके बाद जब नेपाल में एंट्री कर गंगा के उधर जब चले गए लोग तो वहाँ पर जा कर के भी ये जो जातिवादी सिस्टम है वो लागू कर दिया। और उसके बाद में नेपाल और इंडिया दोनों सेम है। वर्णाश्रम व्यवस्था के जो समस्या यहाँ पर है सेम समस्या वहाँ पर है। जो यहाँ विदेशी हुक्मरान है वहाँ पे भी विदेशी हुक्मरान है, मतलब सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आखिर में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो हमारे महापुरुषों का संकल्प जो है वो पूरा हो सके? मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा अपने समाज से कि ये समस्या बहुत बड़ी है
और समस्या अगर बड़ा है तो बड़ा लेवल पर सोच बनाने के बाद ही इसके साथ संघर्ष किया जा सकता है। अगर बड़ी समस्या को हम समाधान करने के लिए छोटी दिमाग लगाए या छोटी संगठन रखे तो इससे संभव नहीं हो सकता है। तो मैं पूरी भारतवर्ष के समस्त बहुजन समाज, मूल निवासी समाज को ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बड़ा समस्या को सॉल्व करने के लिए पूरे भारतवर्ष के बहुजन मूल निवासी को एक होना है, एकजुट होना है और एकजुटता के हिसाब से जहाँ जहाँ पर जो ज़रूरत है, जो जिस हिसाब से हमें जाना है, तो सब हम एकजुट होकर के चले और संगठनिक रूप में आगे बढ़े। जब तक हम संगठित नहीं हो जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मूल मंत्र जो दिए हैं कि संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो, तो पहले तो शिक्षित रहना है, उसके बाद संगठित रहना है, तब संघर्ष होगा। तो इस हिसाब से पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को एकजुट होकर के मनुवाद के खत्मा के लिए, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए और गुरु रविदास जी का जो संदेश है बेगमपुरा बसाने का, तो उस बेगमपुरा बसाने के रास्ते में जितनी भी कुर्बानियाँ करनी पड़े तो सब करने के लिए एकजुट होकर तैयार करो। ये नहीं है कि भाई नेपाल अलग है या बांग्लादेश अलग है या भूटान अलग है या इंडिया अलग है। हम सभी को एकजुट होकर के एक फोरम बनाना होगा और अम्बेडकराइट फोरम, गुरु रविदास जी का फोरम, जितने भी बहुजन महापुरुष है, सबका विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए सारे देश जो भारतवर्ष में है सभी को एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए। यह मेरा मकसद भी है और मैं अनुरोध भी करना चाहता हूँ समाज से कि एकजुट होकर आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विचार को आगे ले जाने के लिए यहाँ तक आए। आपको हमारी तरफ से, हमारी टीम के तरफ से, बहुजन एकता पार्टी नेपाल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। जय भीम, जय मूल निवासी। आज के इस टूर में, इस विजिट में हमारी बहनें भी साथ में हैं, मैं साथ में, बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी साथ में, 30 लोग जहाँ पे टूर पे हैं, नेपाल से पंजाब में आए हैं। इनका जैसे भाई साहब ने बताया है पूरा मकसद, ऐसे बहनों को भी पूछेंगे पंजाब में आकर कैसा लगा है और नेपाल और भारत, पंजाब का माहौल कितना फ़र्क है और क्या मकसद है इस टूर पे आने का, ये पूरा पूछेंगे। सबसे पहले आपको स्वागत है पंजाब में आने के लिए, वेलकम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। आप क्या क्या मकसद है पंजाब में ये विज़िट करने का? यही मकसद है कि हम सब एक महिला है तो महिला सब तो बहुत कमज़ोर होते हैं। मिशन के लिए महिला सब बहुत कमज़ोर है कि कैसे करे न करे, तो हम एक टीम बनाए। हरनंदन जी के बोले, माधव जी की, चलिए हम सबके भी ले चलिए इंडिया, हम भी जाएंगे और इंडिया जाके देखेंगे कि कैसा मिशन सब चल रहे हैं से कहकर से हम सब तो बहुत पछा है। हमारा नेपाल में है ना महिला सब, तो राजनीति करने में बहुत अथी है, तो हम कहे कि हम सब के भी ले के चलिए पंजाब घुमाने के लिए, वहाँ मिशन भी देखेंगे कैसा चल रहा है ऐसे कहकर। यानी सब टीम नेपाल से आए हुए हैं, यही घूमने के लिए बाबा साहेब के और गुरु रविदास जी के, बौद्ध के सब देखने के लिए हम सब नेपाल से आए हैं टूर में। ठीक है। और जहाँ संदेश पंजाब में सब औरतों को क्या देना चाहते हैं आप? हम यही कहते हैं कि आप सब मिशन चलाते हैं तो वो मिशन हम की भी बताइए, हम सब कैसे चले नेपाल में मिशन लेकर। बहुत हमरा खुशी लग रहा है कि हम आए हैं इंडिया में वही मिशन जानने के लिए। जैसे अब देखते हैं मायावती जी के तो बहुत आप प्रकट हो रहे कि हम कैसे बने वैसे नेपाल में, समाज की सेवा कैसे करें, और यही के लिए मैं पंजाब भी आए हैं कि हम मिशन देखे कैसा है ऐसे, यही आशा लेकर आए हम नेपाल। क्या बात है। मेरे को ये भी पता चला है कि हम पहले बात कर रहे थे, सबके लिए पूछ रहे थे, आप भी राजनीति में कोई जिम्मेवारी पे हैं इस टाइम? जी, हम जिम्मेदारी पर है। हम वहाँ के मुखिया हैं। अभी क्या कहते हैं, यहाँ हम मुखिया वहाँ के, हमारा वहाँ 18 गो वार्ड है। वो 18 से हम 10 से जीते हैं। एक महिला के संघर्ष करके भी हम एक लड़ाई भी करके, हमारी पार्टी है बहुजन एकता पार्टी, वही पार्टी से संघर्ष करके हमारे यहाँ महिला ज़्यादा नहीं एक्टिव होते, भी एक्टिव कराकर हमारे माननीय हरनंदन जी भी पार्टी के लोग से भी एक्टिव करा के इच्छा, हम भी कहते कि नहीं लड़ेंगे, मैं एक महिला है, और कहे कि सब महिला सब नहीं दीदी आपको लड़ना पड़ेगा, ये सोचकर भी मैं लड़े और विजय भी हुए। ऐसे पंजाब में अभी पूरा बराबर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा फ़र्क है, काफ़ी पहले से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले लड़कियों को कम पढ़ाते थे, अभी लड़कियों के बराबर। अभी तो पंजाब में देखा जाए तो लड़की लड़कियों से ज़्यादा आगे निकल चुकी है एजुकेशन में। और उधर नेपाल में कैसा है?
उधर भी अभी चल ही रहा है पढ़ाई बढ़िया, लेडीज सब क्या पढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और राजनीतिक भी अब धीरे धीरे बहुजन एकता पार्टी है ना, अब महिला सब भी संघर्ष कर रहे हैं पार्टी में आने के लिए, अभी तैयार हो रहे हैं, पढ़ने के लिए भी अभी संघर्ष चल रहा है। अब अपने अपने बाल बच्चा के भी पढ़ा रहे हो। जैसे क्रांति ज्योत माता सावित्रीबाई फुले ने भी बड़ी मेहनत की थी लड़कियों के लिए, औरत के लिए संघर्ष किया था एजुकेशन देने के लिए, एजुकेट करने के लिए। तो उसका भी लड़कियों को, औरत लोगों को, महिलाओं को कुछ फ़ायदा हुआ, क्या लगता है आपको? जी, हम तब से जीते हैं वहाँ ना नेपाल में, तो हम अपने वार्ड से बहुत गरीब बच्चा सबके फ्री में पढ़ाते हैं और शिक्षा के लिए संघर्ष भी करते हैं। बहुत महिला सबके छोटे छोटे क्या यहाँ कहते हैं बेपरय होते हैं ना, छोटे छोटे दुकान सब, तो इसके लिए भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। महिला सबके बहुत एक्टिव बना रहे हैं नेपाल में। अच्छा, यही हमारा उद्देश्य है हम सबके। अच्छा जी, जैसे कि आज दिवाली का दिन है, पूरे भारत में दिवाली का त्यौहार बड़ा धूमधाम से मना, आपको नहीं लगता था कि हम भी अभी दिवाली के बाद जाएं, हम भी बच्चों के साथ ऐसा एंजॉय करें? नहीं, हम पहले से पूछे के कि हम भीम के बेटी है ऐसे कहकर, और भीम मिशन लेके हम चलेंगे। हमरा वो धर्म प्रति से नहीं मतलब नहीं है, हम भीम के बेटी है, भीम जैसा बनना चाहते हैं, यही मेरा एक अंतिम इच्छा है। त्योहारों से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, त्योहार से नहीं लेना देना है। इतना बदलाव आया लगता है समाज में जब इस संसार में, इस दुनिया में बाबा साहब आए, जब उनने ये दलित समाज की बाजू पकड़ी है, उंगली पकड़ी है, तो आज तक क्या लगता है आपको कितना क्रांति आई है समाज में? बाबा साहब नहीं होता तो हम भी अभी कैसे होते था नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और बाबा साहब के दौलत है से आज भी हम एक इंटरव्यू भी दे रहे हैं से बाबा साहब के दौलत है। क्या बात है? एक मुखिया बने से बाबा साहब के दौलत है, और वहाँ नेपाल से इधर आए से बाबा साहब और काशीराम साहब के देन है, गुरु रविदास जी के देन है। यही हमारा सबसे ज़्यादा इच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत मेरे को अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।